Ethics in private and professional relationships. Private and professional relationships. तो पहले देखते हैं हम, जो ह्यूमन एनिमल है वो एक सोशल एनिमल है, और हमारा इंटरेक्शंस नेचुरली एक रिलेशनशिप्स को फॉर्म करता है। तो गांधी जी ने भी एम्फेसाइज किया था कि फॉर अचीविंग ए नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल सोसाइटी इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप फाउंड होते हैं फोर की प्रिंसिपल्स पे। एक तो रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। फोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनशिप। अब एक तो है पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशंस कौन कौन से होंगे? पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ जाएगा इंटरेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड एंड क्लोज पर्सनल पार्टनर्स, वेयर ethical behavior is foundation for trust, respect and mutual well-being। तो ये रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस जो होते हैं आपके कल्चरल वैल्यूज से, ट्रेडिशन से एंड सोशल नॉर्म से। तो फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल रिलेशन। हेलो, हेलो। सॉरी भैया। हाँ, क्या कह रहे हो? सॉरी सॉरी भैया, गलती से अनम्यूट था मेरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पर्सनल रिलेशनशिप। तो पर्सनल रिलेशनशिप को डिफाइन करें तो हम क्या क्या हो सकते हैं? इंटरेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज पर्सनल पार्टनर्स। तो ये रिलेशनशिप में एथिकल बिहेवियर ही जो फाउंडेशन होता है ट्रस्ट के लिए इन दीज रिलेशनशिप्स। एथिकल बिहेवियर इज फाउंडेशन फॉर ट्रस्ट, फॉर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और ये रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस जो होते हैं आपके कल्चरल वैल्यूज से, ट्रेडिशन से एंड सोशल कस्टम से। इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स।
तो इसको इंट्रोडक्शन बन गया, private relationships encompasses interactions with family, friends, close personal partners, and where ethical behavior is foundation for trust, respect, and respect, which influenced by cultural values, deeply influenced by cultural values, traditions, and social norms. अब importance of ethics क्यों है इन private relationships? Important of ethics in private relationships. इसमें पहला है फॉर लीडिंग गुड लाइफ, मतलब लीड्स टू लिव ए गुड लाइफ, लीड्स टू लिविंग ए गुड लाइफ। तो एथिकल बिहेवियर प्राइवेट रिलेशंस में हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को टू नेविगेट डिफिकल्ट टाइम एंड कंट्रीब्यूट करता है टू फुलफिलिंग ए बैलेंस लाइफ। फॉर एग्जांपल, a person consistently treats their partner with respect and honesty is likely to experience a more harmonious and supportive relationships which contribute to overall well-being। तो आप लिख सकते हो, a person who consistently treat their partner with respect, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा एक सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, likely to experience सपोर्टिव रिलेशनशिप। फिर राइट डिसीजन मेकिंग के लिए भी एथिक्स का इम्पोर्टेंस है। राइट डिसीजन मेकिंग, तो मान लो कोई फैमिली का डिस्प्यूट्स है ओवर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक पर्सन जो फेयरनेस और इंटीग्रिटी के साथ गाइड होगा, वो अच्छा डिसीजन ले सकता है सारी पार्टीज के लिए, रेदर देन एक्टिव एक्टेड इन his own self interest when a person face example, when a person faced disputes over inheritance, अगर he guided by honesty, integrity, तो वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, will make decisions that consider the well-being of all parties। तो वो यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्ट नहीं करेगा, वो सारे पार्टीज जो इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट्स में सबके वेलबींग के लिए देखेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एथिक्स कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है।
कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब जो वैल्यूज हैं, चाहे ऑनेस्टी होगी, इंटीग्रिटी होगी, इक्वेलिटी होगी, ये हेल्प करता है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड वर्चुअस कैरेक्टर। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि रेगुलरली प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी इन इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, तो ये आपका रेपुटेशन और ट्रस्टवर्दीनेस स्ट्रेंथन करता है। रेगुलरली प्रैक्टिसिंग honesty in interactions with family, strengthen trustworthiness। फिर अगला पॉइंट देखें तो जो चिल्ड्रंस को अगर हम एथिकल लेसन्स दे बचपन से ही, तो फर्स्ट एथिकल लेसन्स जो वो ऑब्जर्व करता है तो अपने फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर से ही वो ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चाइल्ड बचपन से ही देख रहा है कि उसके पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं थ्रू डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो वो सिमिलर अप्रोचेज अपने रिलेशनशिप में भी अपनाएगा। एथिकल लेसन्स फॉर चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, a child who sees their parent resolving conflict through dialogue, likely to adopt a similar approach। इसमें ये भी लिख सकते हो, अगर आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स ऐसी प्रैक्टिसेस अपना रहे, लाइक डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिए, तो काफी हाई चांसेस हैं आप पे भी वही क्वालिटीज आए। एंड एक्सेप्टेंस पब्लिक लाइफ में, उसके लिए भी एक जरूरी है एथिकल होना। एक्सेप्टेंस इन पब्लिक लाइफ। तो अगर मान लो कोई इंडिविजुअल अपने स्पॉज या चिल्ड्रन को काइंडनेस एंड फेयरनेस से ट्रीट करता है, तो उसको कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एग्जाम्पल, a person treating their spouse, treating their spouse mm, and children with kindness, likely to be respected in their community, likely to be respected in community। फिर एक मोरल, एक टॉलरेंस को भी डेवलप करता है। लाइक अगर कोई पर्सन है वो समझता है चीजें एंड
अब अपने मिस्टेक दूसरों की मिस्टेक्स को फॉरगिव कर लेता है। तो अगर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग काफी हार्शली, तो वो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करता है। एंड उसके रिलेशनशिप्स और बेटर होते हैं बेस्ड ऑन म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस। एग्जाम्पल, a person forgive their partner's occasional mistake. Instead of reacting harshly, build a stronger relationships based on mutual respect. ये थे आपके जो प्राइवेट रिलेशनशिप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स की। अब देखते हैं पब्लिक में, इन पब्लिक रिलेशनशिप। तो पहले पब्लिक रिलेशनशिप में आते कौन कौन से हैं। पब्लिक रिलेशनशिप आ गया आपका इंटरेक्शन से विद इन सोसाइटी, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस, लीडरशिप रोल्स। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप शेप होते हैं कल्चरल नॉर्म्स से, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हो गया, सोसाइटल एक्सेप्टेंस हो गया, तो एथिकल बिहेवियर इन पब्लिक रिलेशनशिप्स, वो भी एजेंशियल फॉर ट्रस्ट हो गया, ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो कोर वैल्यूज इसमें चाहिए एडवोकेसी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, एक्सपर्टाइज, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस। तो जैसे हमने प्राइवेट लाइफ के भी कुछ वैल्यूज देखे थे कि रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। तो पब्लिक लाइफ के लिए भी कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। कोर वैल्यूज, पहले तो एडवोकेसी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, एक्सपर्टाइज एंड फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ कोर वैल्यूज है पब्लिक रिलेशनशिप के लिए। तो पब्लिक लाइफ के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे नोलन कमिटी ने। तो जहां भी ये क्वेश्चन आए पब्लिक लाइफ से, आप नोलन कमिटी के रेफरेंस से लिखना, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ बाय नोलन कमिटी। तो नोलन कमिटी also recognized as a committee on standard in public life। ये फॉर्म हुई थी यूनाइटेड किंगडम में 1994 में। इसका एम था इन्वेस्टिंग एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस जो एथिकल स्टैंडर्ड पब्लिक अफेयर्स में होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो कमेटी का मेन एफर्ट था फॉर्मुलेशन ऑफ एक
गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिन्हें हम नोलन प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ये प्रिंसिपल्स काफी ज्यादा यूटिलाइज होते हैं टू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। तो नोलन कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए थे टू गाइड पब्लिक लाइफ, emphasizing ethical standard for individuals in public offices। तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स है, कोई भी गवर्नमेंट में काम करने वाला है, तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए ये भी नोलन कमेटी बताती है। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं इसके, पहले तो है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस में आप लिख सकते हो कि पब्लिक जो ऑफिस होल्डर्स होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें, पुटिंग द वेलफेयर ऑफ पब्लिक अबव पर्सनल गेन। पर्सनल गेन के अबव वो पब्लिक वर्क के वर्क को रखें। एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, आप एक सिंधु ताई थी, एग्जाम्पल सिंधु ताई, इनको बोलते हैं मदर ऑफ ऑर्फेन्स। एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर थी हु हैज स्पेंट हर केयरिंग फॉर अबेंडन्ड चिल्ड्रन। तो इसका जो रिलेंटलेस डेडिकेशन था, इसने होप दी थी, एक ब्राइट फ्यूचर दिया था फॉर काउंटलेस लाइव्स। तो ये क्या दिखाता है, एजेंट्स ऑफ सेल्फलेसनेस, मदर ऑफ ऑर्फेन्स, सोशल वर्कर, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड हर लाइफ, केयरिंग अबाउट फॉर अबेंडेड चिल्ड्रन। तो और भी जैसे ऑर्गन डोनेशंस का होता है, या वॉलंटियरिंग हो गया इन डिजास्टर रिलीफ्स, तो ये भी सब सेल्फलेसनेस के अंदर में ही आएगा। दूसरा है इंटीग्रिटी। तो अगर हम देखें, इन द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग ए कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग अधेरेंस टू मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। तो कोई भी पब्लिक ऑफिस के जो होल्डर होगा वो शुड नॉट प्लेस themselves अंडर एनी financial and other obligations to outside individuals और organizations। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस से इन देयर ऑफिस ड्यूटीज। तो जो होल्डर होगा पब्लिक ऑफिसेस के शुड नॉट प्लेस themselves अंडर एनी फिनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन। तो वो उसकी इंटीग्रिटी शो करेगी। इसके एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन, गांधी, एग्जाम्पल महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। तो ये लीडर्स जो थे ये फेमस थे इंटीग्रिटी के लिए। क्राइसिस के टाइम पे दोनों अधेयर रहे अपने वैल्यूज पे। तो लिंकन ने क्या किया, स्लेवरी को अबॉलिश किया, अबॉलिश द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड गांधी जी हमेशा रहे नॉन वायलेंस के लिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, तो डिसीजंस मेरिट पे बेस होने चाहिए हमेशा, ऑन बेस्ट एविडेंसेस जो मिलते हैं, विदाउट बाइसनेस एंड फेवरेटिज्म।
तो इसका मतलब ये है कि डिसीजंस बेस्ड ऑन established फैक्ट एंड फिगर रेदर देन पर्सनल ओपिनियन और वाइजनेस। तो कोई भी जब हम पब्लिक बिजनेस को करें या कोई भी डिसीजन ले या कोई भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, पब्लिक अपॉइंटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं या रिकमेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को फॉर रिवॉर्ड एंड बेनिफिट, तो जो पब्लिक ऑफिस का होल्डर होना चाहिए, तो उसको अपने मेरिट पे हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसमें डिसीजंस आर मेड ऑन मेरिट, decisions are made on merit and based on best evidence available। एग्जाम्पल के लिए मार्केन्सो कौन था? बस जी जिस मार्शल देवे। मानिक 1971 के वॉर में जिन्होंने हम्म, हिट किया था। तो ये की आर्किटेक्ट थे अपने 1971 की विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि उस टाइम पे अप्रैल का मंथ में आर्मी वाज नॉट रेडी फॉर वॉर और फ्यू मंथ मांगे थे प्रिपेयर करने के लिए। इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया था एंड जो मानेकशॉ थे उन्होंने फिर डिलीवर किया एक रिमार्केबल विक्ट्री। ठीक है। तो टोल्ड पीएम इंदिरा गांधी that army was not ready in war। War in April 1971 and requested few month preparation। She accepted, she accepted and Manekshaw delivered remarkable victory। आप वो भी देख लो जो केशवानंद भारती केस में जस्टिस वेंकट चिल्ले थे, तो उन्होंने भी काफी ऑब्जेक्टिविटी दिखाई थी अपने जुडिशियल डिसीजंस पे। तो उन्होंने हमेशा उन्होंने ही बोला था कि स्पेसिफिक एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं रिमेन अनटच्ड बाय पार्लियामेंटिंग अमेंडिंग पावर इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो अगला जो पॉइंट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आप देखो कि जो पब्लिक ऑफिस का होल्डर है आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस टू द पब्लिक। तो उसे क्या करना चाहिए? सबमिट करना चाहिए हमेशा पब्लिक के वर्क के लिए अपने को। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम पहले भी देखे एम्पिरर अशोका कलिंग वॉर के बाद उसने अपने को अकाउंटेबल रखा था एंड फिर बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद एक केस है 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी दिखाई थी पे एम्फेसाइज किया था फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। या मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने वार्न किया था कि ब्यूरोक्रेसी बिकम ओवर पावरिंग एकिन टू
एक फ्रैंकेस्टेन्स मॉन्स्टर अगर ओवर पावर हो जाए, तो आप इसमें काफी एग्जांपल्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल एम्पेरर अशोका held himself accountable after Kalinga War and adopted Buddhism। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर आ गई ओपननेस। ओपननेस में आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है ओपनली एंड ट्रांसपेरेंसी टू पब्लिक अनलेस देयर आर क्लियर एंड लॉफुल रीजंस न हो उसे होल्ड करने के लिए। तो कोई भी होल्डर है पब्लिक ऑफिस का शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट द डिसीजंस एंड एक्शंस दे टेक। तो उन्हें प्रॉपर रीजंस भी देने पड़ते हैं जब वो कोई भी डेटा या उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि अकबर अकबर ने ओपन डायलॉग प्रमोट किया था एंड रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू देयर कोर्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई लिख सकते हो, बेटर रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया। आरटीआई एक्ट इन इंडिया प्रमोट openness in government operations। ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ओपननेस के आ गया के बाद आ गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में आप लिख सकते हो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर डीलिंग्स इंश्योरिंग ऑनेस्टी इन ऑल देयर एक्शंस। तो इसको कहते हैं बीइंग, ऑनेस्टी की डेफिनेशन ही बीइंग ट्रस्टवर्दी, लॉयल, फेयर एंड सिंसियर। An honest person is free of any untruthfulness and is sincere and it does not tell a lie। तो कोई भी पब्लिक ऑफिस का होल्डर है तो हैव ए ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज। वो आपको भी पता होगा कि अगर कहीं पे भी उसका प्राइवेट इंटरेस्ट निकलता है तो वो वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता टू टेक सेफ टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन ए वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस पे एग्जांपल हम अशोक खेमका का लिख सकते हैं। Known for his honesty and whistleblowing on corruption despite facing numerous transfers। Known for his honesty and whistleblowing despite facing numerous transfers।
ऑनेस्टी के बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है नोलन कमेटी का, वो है लीडरशिप। लीडरशिप में आप लिख सकते हो, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय लीडरशिप एंड एग्जाम्पल जो है डिमोन्स्ट्रेट करेगा एथिकल बिहेवियर इन देयर कंडक्ट, लाइक एला भट्ट सेवा फाउंडेशन या सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये किया था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वहां पे दिखाया था। तो हम एला भट्ट का देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ सेवा, demonstrated leadership in empowering women worker, demonstrated leadership in empowering women। आप रानी लक्ष्मीबाई का देख लो, लेड हर ट्रूप्स विद करेज ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, या सरदार पटेल का देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। तो क्या प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस में रिलेशन भी हो सकता है? एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्या रिलेशन है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, रिलेशंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। इसमें पहले आ गया इंटरकनेक्टनेस। तो पब्लिक और प्राइवेट एथिक्स से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल्स पर्सनल एथिकल बिलीफ एंड वैल्यूज वो उसी का बिहेवियर शेप करते हैं। तो जो भी डिसीजन मेकिंग वो करेगा, वो उसके पर्सनल एथिकल बिलीफ ही होंगे। इसके उसमें देखें तो हम जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन हैं, वो भी पब्लिक एक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कैन इम्पार्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेट एथिकल चॉइसेस, लाइक महात्मा गांधी का कमिटमेंट देखो नॉन वायलेंस के लिए एंड ट्रूथ के लिए। तो हिज रोल एज ए लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और हिज अधेरेंस टू द एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक सत्याग्रह, truth force inspired a nation that saved the cause of victory। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में महात्मा गांधी कमिटमेंट टू नॉन पर्सनल कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस एंड हिज adherence his adherence to ethical principles like सत्याग्रह। जो ट्रूथ फोर्स था, आप ये कह सकते हो कि जो उनका पर्सनल बिलीफ था नॉन वायलेंस में और ट्रूथ में, उसी उसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने पब्लिक रोल प्ले किया। मी टू मूवमेंट देख लो, जो एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लगे एंड असॉल्ट अगेंस्ट इवन जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, उसने क्या किया, रीवैल्यूएट किया सोशल नॉर्म्स को अराउंड जेंडर रिलेशंस एंड वर्क प्लेस कंडक्ट।
तो एक सोसाइटल शिफ्ट था इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स प्राइवेट एथिकल चॉइसेस रिगार्डेड रिगार्डिंग रेस्पेक्ट कंसेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो पर्सनल लाइफ में जैसा होगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा उसका उसकी पब्लिक लाइफ में भी, कितना भी वो छुपा ले कहीं ना कहीं वो शो कर ही देता है। अब क्या क्या इंडिविजुअल्स पे इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स। So public ethics can influence individuals' private ethical conduct by shaping their perceptions of what is morally acceptable and unacceptable. For example, laws and regulations enacted based on public ethical principles may influence individuals' behavior. एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे वो, और conduct and deterring unethical actions through legal consequences like introduction of Prevention of Corruption Act, introduction of Prevention of Corruption Act has influenced individuals' private ethical conduct. Influenced private ethical conduct of individuals. उसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या रिलेशनशिप है पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? व्हेन इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पब्लिक ड्यूटीज and managing conflict of interest ethically require individual to prioritize the public good over personal gain and उसको disclose करना any potential conflict to avoid compromising the integrity of their decision making. For example, Supreme Court of India, Supreme Court of India has said precedents by requiring जजेस टू रिक्यूज, रिक्यूजल ऑफ जजेस जो होता है, themselves from cases where potential conflict of interest। मान लो आप कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह देती है, तो या एक कमिटी में हो जिससे कांटेक्ट देना है किसी को, और अगर कांटेक्ट लेने में आपका कोई नोन है तो आपने खुद को वहां से रिक्यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे आ सकता है। अगला है लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस। तो लॉज क्या करता है? लॉज और रेगुलेशंस जो भी है वो एक लीगल स्टैंडर्ड सेट करते हैं इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन्स। तो एथिकल कंसिडरेशंस में गो बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होगी
वो इन्वॉल्व होगी कंसिडरिंग नॉट ओनली व्हाट इज परमिसिबल अंडर द लॉ, बट क्या मॉरली राइट है और जस्ट है, उसको भी हमने अकाउंट में लेना पड़ेगा कि क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स के एंड सोसाइटी के, सोसाइटी एज ए होल। क्योंकि देखो अब मार्शल सॉरी मैरिटल रेप के लिए कोई लॉ नहीं है अभी, बट वो एथिकली रॉन्ग है, तो इसमें वो आ जाएगा इशू ऑफ मैरिटल रेप। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे हैं जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ ओवरलैप करती है या इंटरकनेक्टेड होती है। तो ओवरऑल द रिलेशन बिटवीन जो प्राइवेट एंड पब्लिक एथिकल अंडरस्कोर्स है एंड इम्पोर्टेंस है प्रोमोटिंग एथिकल बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी, एक तो सोसाइटी के लेवल पे एंड टू रिकॉग्नाइज देयर इंटरकनेक्टनेस बिटवीन इंडिविजुअल एक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हो गए एंड ब्रॉडर सोसाइटल वैल्यूज। तो इनको हम दूर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस। तो ऐसे ही कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकता है एक जस्ट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए, अगर वो कैरी कर पाए। तो कुछ डायमेंशंस में आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। पहले तो एथिक्स इन प्राइवेट, एथिक्स इन पब्लिक। कुछ पैरामीटर्स देख लेना। पहले तो स्कोप, स्कोप क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप इंटरेक्शन से है इंडिविजुअल्स के पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे फैमिली फ्रेंड इंडिविजुअल्स जो हमने मोस्टली डिस्कस कर रखे हैं। पब्लिक में आप लिख सकते हो मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ये एक प्रोफेशनल डोमेन हो सकता है with maintaining a positive image and fostering mutually beneficial relationship। फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा दोनों में? यहाँ पर्सनल एक्टिव होंगे, एथिकल कंसिडरेशन इन प्राइवेट रिलेशन रिवॉल्व अराउंड ट्रस्ट हो गया, लॉयल्टी ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट विद इन पर्सनल रिलेशनशिप। सेम अगर प्राइवेट में देखो, यहाँ पे क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। फिर ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी, तो इंडिविजुअल्स के यहाँ पे जो प्राइवेसी होगी, ऑटोनॉमी, हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी इन पर्सनल लाइफ, एथिकल बिहेवियर इन्वॉल्व रेस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड प्राइवेसी ऑफ अदर्स। सेम अगर आप पब्लिक रिलेशन में देखो तो ये कंसिडर करेगा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे, ट्रांसपेरेंसी पे, पब्लिक जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उस पे। तो ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स में भी सेकेंडरी टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होगी। मोटिव क्या रहेगा प्राइवेट रिलेशन में कि जैसे हम जा रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं अलॉन्ग विद फ्रेंड, तो ठीक है, वो एक प्राइवेट स्पेयर है। लेकिन अगर पब्लिक रिलेशनशिप में बजट मेकिंग प्रोसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक वो काफी सीक्रेट रहता है। इन्फोर्समेंट, आप इंटरनली आप इन्फोर्स कर सकते हो एथिकल बिहेवियर को, लेकिन जो यहाँ पे एथिकल कंडक्ट है पब्लिक रिलेशन में, वो एक्सटर्नल स्क्रूटिनिटी पे रहते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे रहते हैं, डैमेज टू रेपुटेशन पे हो सकते हैं। और पर्सनल लाइफ में क्या है? आपका कॉन्शियस वैल्यूज और डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो इन्वॉल्व रहते हैं।
तो आप कंक्लूड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप करना, एक तो डिफरेंसेस, बाकी नोलन कमेटी के रिकमेंडेशंस याद कर लेना कभी भी। किसी के भी वैल्यूज पूछे, ये बाद में भी काम आएंगे। फिर इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। अब है एक टॉपिक, एथिक्स एंड लॉज। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक आप खुद करना, एथिक्स एंड रिलीजन के बीच में डिफरेंसेस। एथिक्स एंड रिलीजन, इसको आप कवर करना। मैं बता देता हूँ एथिक्स एंड लॉज, इस क्योंकि इसका एक PYQ है। एथिक्स एंड लॉज, यही टॉपिक आपके काम आएंगे आगे केस स्टडी सॉल्व करने में। अब एथिक्स एंड लॉज इंटरसेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर इन मैनी वेज। लॉज क्या करते हैं? सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, enforced by state। एंड यहाँ पे क्या होगा? हायर स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर चाहिए, guided by moral principles। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया लॉ मैंडेट करता है पब्लिक सर्वेंट मस्ट एंगेज इन करप्शन, विच इज ए लीगल स्टैंडर्ड। अब हम एथिक्स एंड लॉ में कुछ डायमेंशंस देखेंगे। लाइक पहले लीगल, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्या देता है? एक फ्रेमवर्क देता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल स्पेसीज, फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज हो गया, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हो गया, एनिमल स्पेसीज जितने भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। अब एथिकली हम देखें, हमने क्या क्या बोला? एक तो हंटिंग को प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। तो ये एथिकल डायमेंशन से इसमें इंक्लूड होंगे कि डीप सीट डीप सीटेड reverence for nature and wildlife इन इंडियन कल्चर में जो है। और किससे इन्फ्लुएंस है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कोई भी रिलीजियस ट्रेडिशन, चाहे हिंदुइज्म पे या जैनिज्म पे, बुद्धिज्म पे फॉलो करते हैं। तो एथिकल बिलीफ सपोर्ट एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द लीगल प्रोटेक्शंस वेयर कम्युनिटीज वॉलंटरीली engage in conservation efforts and advocated for the protection of all form of life, not just because they categorized endangered by law। केवल लॉ है इसी के लिए हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करते। ये ऑलरेडी हमारे कल्चरल या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से या इंडियन कल्चर के हिसाब से एक प्रैक्टिसेस हैं। लॉ जिसके लिए बाद में आए, तो लॉ से काफी ज्यादा बढ़ के हैं ये चीजें। फिर आ गया आपका एक तो एथिक्स एंड लॉ में पहले हम मीनिंग देखेंगे,
दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। एथिक्स एंड लॉ एस्पेक्ट देखते हैं। पहले मीनिंग। Ethics refers to moral principles that govern person's behavior और conduct। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, इंट्रो जो था। एंड लॉ क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स created and enforced through social and governmental institutions। created and enforced through गवर्नमेंट। बेसिस क्या है? कहाँ से डिराइव हुए एथिक्स? सोसाइटल नॉर्म्स, कल्चरल बैकग्राउंड, फिलोसफिकल थ्योरीज, ये कहाँ से बना? स्टैट्यूट, रेगुलेशंस एंड लीगल प्रेसिडेंट सेट बाय जुडिशियली। अब इन्फोर्समेंट कैसे होगा? सेल्फ रेगुलेटेड है एंड अधेरेंस बाय पर्सनल चॉइसेस, सोसाइटल प्रेशर। और ये कौन इन्फोर्स करेगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस, कोर्ट्स। फिर फोकस, ये पर्सनल वैल्यूज एंड मोरालिटी पे फोकस करेगा। मोरालिटी एंड ये मेंटेनिंग ऑर्डर, डिलीवरिंग जस्टिस। फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। तो एथिक्स क्या है? सब्जेक्टिव है एंड वरी करता है बिटवीन कल्चर्स एंड इंडिविजुअल्स। सब्जेक्टिव एंड वरी ग्रेटली बिटवीन कल्चर्स एंड इंडिविजुअल्स। लॉज क्या है? स्पेसिफिक है एंड meant to provide a consistent framework, to provide a consistent framework applicable to all within jurisdiction। jurisdiction। फिर consequences। जो एथिकल ब्रीचेज हैं वो पर्सनल गिल्ट हो सकता है उनसे, सोशल कंडेमनेशन हो सकता है एंड रेपुटेशन लॉस हो सकती है। एथिकल ब्रीचेज resulted in personal guilt, loss of reputation। जो लीगल वॉयलेशन हैं यहाँ पे क्या मिलेगा? पनिशमेंट
प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट, फाइन्स, imprisonment,